Good morning, students. So let us start today's class. I have already shared sheets in your group, so I hope you have checked it. या प्लीज चेक, आपको मिल गई है ना शीट आपके ग्रुप्स में? ओके, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग, as I have this habit to मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन लास्ट क्लास का कर लेता हूँ, so that restore हो जाए चीजें हमने क्या किया था. We started off with critical reasoning in the last class and we learned about components of argument or structure of argument, whatever you want to call it. Argument is a thing. It's a main purpose for which the passage is written. Argument एक ऐसी चीज होती है जिसको बताने के लिए पैसेज लिखा गया है. या आप भी कभी किसी से बात करते हैं तो जो मेन पॉइंट होता है जिसके वजह से पूरी बातचीत हो रही होती है, दैट इज द आर्ग्यूमेंट. सो वी सॉ दैट आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती है. वन इज द कंक्लूजन और द मेन आइडिया जो मैं बताना चाह रहा हूं. दैट इज माई टॉप ऑफ द बिल्डिंग वेयर आई वॉन्ट टू रीच. इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए मैं बहुत सारे प्रेमाइस पिलर्स बिल्ड करता हूं. बहुत सारे प्रेमाइस पिलर्स बिल्ड करता हूं, एग्जाम्पल्स देता हूं, किसी और की बात बताता हूं, मतलब अपने पॉइंट तक के पहुंचने के लिए, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए. प्रेमाइस, इनको हम एविडेंस भी बोल सकते हैं ना, सबूत. कैसे मैं जो बोल रहा हूं वो बात सही है. ये प्रेमाइस खड़े होते हैं एजम्पशंस पर. एजम्पशन जो है वो बिल्डिंग का फाउंडेशन है. कभी बोल करके नहीं बताया जाता है कि ये मेरा एजम्पशन है, बट आप हमेशा ये देखेंगे कि प्रेमाइस जिस लॉजिक से कंक्लूजन तक के पहुंच रहा है, उस लॉजिक को एक्सप्लेन करती हुई चीज एजम्पशन. ठीक है, क्योंकि एजम्पशन मेरी स्टार्टिंग सोच जो है, उसी के बेसिस में मैं कोई बात बोलता हूं और उसी के बेसिस में मैं एंड रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करता हूं. तो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ हेल्पिंग अस कि हाउ प्रेमाइस लीड्स टू कंक्लूजन. प्रेमाइस कैसे कंक्लूजन तक लीड करती है ये बताता है एजम्पशन. हम सोचते हैं, कभी भी उसे बोल के नहीं बताते. दिस इज द थिंग दैट वी डिस्कस्ड. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड दैट देयर स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो फैक्चुअल हो सकते हैं या जजमेंटल या इन्फ्रेंस बेस्ड हो सकते हैं. हमने लास्ट क्लास में इन दो पे फोकस किया था, फैक्चुअल स्टेटमेंट एंड जजमेंटल स्टेटमेंट. तो फैक्चुअल स्टेटमेंट जो होते हैं वो होते हैं विच कैन बी वेरीफाइड. विच कैन बी वेरीफाइड. वेरीफाइड का मतलब जिसका आंसर मेरे को यस या नो में मिलेगा, वो होता है फैक्चुअल स्टेटमेंट. ठीक है. जजमेंटल स्टेटमेंट ये होता है जो एक पर्सन की खुद की ओपिनियन होती है. ध्यान रखेंगे, पर्सन की खुद की ओपिनियन. मैं किसी दूसरे आदमी की ओपिनियन को बता रहा हूं कि उसने ऐसा कहा, तो वो क्या हो जाता है, बताओ जल्दी से. उसने ऐसा कहा था, उसको लगता है कि वो महान है, वो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी दैट? फैक्ट और जजमेंट? दैट विल बी फैक्ट, नॉट जजमेंट. बेटा तेजल, पूरी लास्ट क्लास उस पर बेस्ड थी. ठीक है, इट विल बी अ फैक्ट. मैं किसी और की बात को बता रहा हूं, कुछ भी बात बता रहा हूं, उसने क्या बोला था, वो होता है फैक्ट. क्योंकि आप उसको वेरीफाई कर सकते हो ना कि उसने ऐसा बोला था या नहीं बोला था. ठीक है. जजमेंट होता है सिर्फ मेरी ओपिनियन, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है. इस चीज को ध्यान रखेंगे. मुझे 100% श्योर है, मैं टेस्ट लूंगा तो 10 में से 5 लोगों गलती फिर करेंगे, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है. या आप लोग घर सुनते हैं तो घर जाकर के फिर घर में ही हो अभी तो आप लोग, तो आप लोग क्लास के बाद उसकी इनफ प्रैक्टिस ही नहीं करते. यू डोंट प्रैक्टिस एट ऑल, यू डोंट revise all the things, and that is why these problem exist. You know what will happen after 2 months? आपको लगेगा ये टॉपिक कभी हुआ भी है क्या क्लास में, सर तो हमको कुछ पढ़ाते ही नहीं है. हुआ कब है क्लास में? क्योंकि आप घर में हो तो आप नोट्स नहीं बनाते हो, देखने वाला कोई नहीं है. ठीक है, आप रिवीजन नहीं करते हो, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो. तो प्लीज गाइस, एटलीस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स. आई होप लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा, ऑल दोस थिंग्स आर क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट, in the chat box you type, otherwise we will start today's class. It was a quick revision.
नो डाउट्स गाइस, कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे। चल, तो अब मैं कर रहा हूँ शीट आपको शेयर। ये आपको मैंने ग्रुप में तो डाल ही दिए। अब हमें एग्जाम में पैसेज बेस्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं। हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स पढ़े थे, आज हम वही उसका थोड़ा सा पैसेज वाले फॉर्म में उनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा पैसेज है, आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फिर उसको डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग पैसेज पढ़ने से पहले सुन ले, मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूं वो नोट डाउन करते रहना। नोट डाउन करते रहना कि कैसे मैं क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूं। ठीक है, यू स्टार्ट दिस ऑल। ओके गाइस, 3 लोगों का डन आया है मेरे पास अभी, मेघा, अनुष्का एंड तेजल। बाकी लोग भी बता दें, सो 2-3 लोग और बता देंगे तो वी विल स्टार्ट, विल नॉट वेट फॉर एवरीवन, बिकॉज कुछ लोग जवाब देंगे ही नहीं। ठीक है, डन, ओके। अब ना आप ध्यान से सुनो, आप लोगों के जितनों के आंसर्स आए हैं मोस्टली गलत आंसर्स आए हैं, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, ठीक है। ये है कुछ नहीं, ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही। हमने आरसी बहुत सारी क्लासेस की हैं, तो यहाँ पर हम क्यों गड़बड़ करेंगे, वही उसका एप्लीकेशन है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं। पहले तो हमें इसको समझना है, समझने के बाद इसका मेन पॉइंट निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। मेन पॉइंट क्या होता है भाई, कौन बताएगा, बहुत सी क्लासेस हो चुकी, व्हाट इज मेन पॉइंट, हाउ डू यू फाइंड मेन पॉइंट ऑफ अ पैसेज? एनीवन? आइडिया ऑफ द पैसेज पता है, मैं अप्रोच बता चुका हूं, मेन आइडिया क्या होता है वो कैसे निकालते हैं वो बताइए। नहीं तो आप पिछली सारी क्लास की रिकॉर्डिंग करिए, मैं आगे क्लासेस नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं शताक्षी, आप बिल्कुल गलत हैं, मेघा गलत है। आप लोग जब नहीं पढ़ रहे हो
तो बाकी लोग क्या करेंगे बताइए? आप लोग रिकॉर्डिंग देखते ही नहीं हो, आप लोग बिना नोटबुक के बैठते हो। वंडरफुल राहुल साबू, वंडरफुल वंडरफुल राहुल। राहुल ने एकदम सही जवाब दिया है, यानी चलो मुझे लग रहा है मैंने तो क्लास में पढ़ाया है, एक बच्चे को पता है। कंटेंट प्लस जजमेंट इज द मेन पॉइंट। याद आया क्या? कंटेंट प्लस जजमेंट, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पैसेज एंड व्हाट इज ऑथर्स जजमेंट अबाउट इट? याद आया? मेगा का यस आया है, बाकी लोग बोल दो नहीं पढ़ाया है सर। बेटा मैं आपको बता दूं, इस साल के एग्जाम में आप कोई भी पैसेज उठा लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 8 to 10 मार्क्स विल बी अराउंड मेन पॉइंट। और आप लोग ये भूल जाओगे तो फिर काम कैसे बनेगा? ये होगा ही होगा। इट इज द कंटेंट प्लस जजमेंट, ये मुझे सबसे पहले निकालना है। कंटेंट क्या है और ऑथर का उसके बारे में जजमेंट क्या है, तो चलो हम ये पढ़ के निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है? कोई भी एग्जाम्पल कभी मेन पॉइंट नहीं होता है, किसी की बात कोट की गई है वो मेन पॉइंट नहीं होता है। मेन पॉइंट ये होता है, सिंप्लीफाई रखो अपनी सोच को। अभी के अभी सारे लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे हाउ टू फाइंड मेन पॉइंट, इट इज कंटेंट प्लस जजमेंट एंड देन यू विल से यस, और तभी मैं प्रोसीड करूंगा। तनिष तिवारी, आपको लड्डू नहीं मिल रहा है अभी आंसर देने का, आप मेरी बात सुनिए, आप लोग मेरी अप्रोच सुनिए और तब आंसर दीजिएगा जब मैं बोलूंगा। एवरीबडी राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड देन गिव मी रिटर्न। इतना इतना तो करो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। या मेगा, थैंक्स फॉर सेइंग दैट। आई डोंट वांट आंसर्स फ्रॉम एनीवन, मैं जब बोलूंगा तब आप आंसर देंगे। तुम लोगों को पता है अभी भी सिर्फ 5 लोगों ने रिटर्न बोला है। आकांक्षा अब्रोल, आर यू देयर इन द क्लास? अक्षता कुलमी एंड आकांक्षा अब्रोल, आर यू देयर इन द क्लास? हाँ, तो लिखा आपने? ओके, अक्षता कुलमी, आर यू देयर इन द क्लास? काइंडली मैसेज मी, आर यू देयर इन द क्लास? Your attendance in my classes is not up to the mark. Please be present in all the classes. Okay. So content plus judgment लिख लिया। अब वही काम हम लोग करेंगे, ढूंढने की कोशिश करते हैं। If government refuses to grant rights to the people it governs and repeatedly shows itself deaf to the people's wish, what exact resource do those people have except either to acquiesce or become tumultuous? बोल रहा है अगर गवर्नमेंट लोगों की बात सुनना बंद कर देगी तो लोगों के पास क्या रास्ता है? 2 रास्ते हैं, या तो अग्री कर ले, अक्वीज का मतलब होता है एग्री, गवर्नमेंट से एग्री कर ले, या फिर ट्यूमुल्टस, ट्यूमुल्टस मतलब विद्रोह कर ले, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड। गवर्नमेंट जो भी इंटरप्रेट करना चाहती है ट्यूमुल्टस को लेके, वो यानी अग्री कर ले या अपोज में आ जाए। इट्स इज इजी टू टेल पीपल टू शो अप एट द बैलेट बॉक्स एंड मेक देयर वॉइसेस हर्ड बाय वोटिंग, but some of the most violent actions in history were sparked by the struggle for voting rights in the first place. क्या बोल रहा है? बोल रहा है गवर्नमेंट, बहुत आसान है बोलना लोगों को कि तुम बैलेट बॉक्स में आओ और अपनी आवाज जो है वो बैलेट बॉक्स के जरिए बताओ, मतलब आप वोट करके बताओ ना आपको क्या चाहिए, कौन सी सरकार चुननी है, क्या नहीं चुनना है, वो वोटिंग के थ्रू बताओ। ये पॉइंट बोल रहा है। फिर ये आगे क्या बोल रहा है? पीपल डोंट एंगेज इन कलेक्टिव एक्शन बिकॉज डेमोक्रेसी हैज बीन इफेक्टिव, दे एंगेज इन इट बिकॉज इट हैज सीज्ड टू बी रिस्पॉन्सिव। बोल रहा है ऑथर की ये ओपिनियन क्या है, ये ऑथर की ओपिनियन लग रही है एकदम प्योर, कि लोग जो है ना वो वोट देने इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको डेमोक्रेसी में भरोसा है, बल्कि वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है डेमोक्रेसी लोगों के रिस्पॉन्स देती ही नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल दे दिया 1992 में। Hunt found that when authorities in Los Angeles told people to quiet down, go back home, and use their voting power to push for the changes they desired, people's response were along the lines, "That's what we have been doing, and nothing has changed." तो एक एग्जाम्पल दिया 1992 में ऐसा हुआ था कि लोगों को बोला गया कि तुम जाओ, जो बोलना है वोटिंग के जरिए बताओ, अपनी आवाज हम तक पहुंचाओ। लोगों ने बोला हम तो यही करते हैं, बट फिर भी कुछ नहीं बदला है अभी तक के। तो भाई मेन पॉइंट अपन निकालते हैं, कंटेंट प्लस ऑथर का जजमेंट। व्हाट इज द कंटेंट अबाउट? कंटेंट इज अबाउट
गवर्नमेंट जो है वो बात अगर मतलब गवर्नमेंट जो है अब लोगों को बोलती है कि हम तक के बात पहुंचाना है तो वोटिंग करो, और ऑथर की इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि वो तो करते आए फिर भी कुछ नहीं बदलता है। इट हैज नॉट वर्कड, इट हैज नॉट वर्क। ब्रीफली अपने वर्ड्स में मैं लिख लेता हूं, मैं क्वेश्चन जब आएगा तब देखूंगा। अभी तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये कंटेंट में ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बोलती है कि हम तक के बात पहुंचाना है तो जाकर के वोट दो। लोग ये बोलते हैं कि अभी तक के तो वर्क नहीं किया है, आप सुनते नहीं हो इस। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला क्यों दिया। द इवेंट इन 1992 इन लॉस एंजलिस फीचर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इन द अबव पैसेज। आप वही आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर पे देखो बेटा, आपने निकाल लिया मेन आइडिया, ठीक है, मेन आइडिया तक पहुंचने के लिए ऑथर ने ढेर सारी बातें बोली हैं। उनमें से ये एक बात है जो एग्जाम्पल देके बता रहा है कि 1992 में ऐसा हुआ था, उसके थ्रू वो मेन आइडिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है ये? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट सपोर्ट्स द ऑथर्स मेन कंटेंशन। कंटेंशन मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है उसके मेन आर्ग्यूमेंट। कभी भी ध्यान रखना, पहले मेन पॉइंट निकालो और जो सारी सेंटेंसेस लिखे हैं ना वो उसी के तरफ पॉइंट आउट करने के लिए लिखे होंगे, यानी उसका जो भी मेन पॉइंट होगा उसको ध्यान रहेगा। मेन पॉइंट कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ मिलेगा। हमने लास्ट क्लास में किया था, वो सिंपल एक्सरसाइज थी जहां पर आपने कंक्लूजन निकाला था, वो स्टेटमेंट था। जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास की एक्सरसाइज में भी, जब ग्रुप ऑफ एक्शंस आ जाते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं तो आपका हर सेंटेंस में एक एक इंटरमीडिएट कंक्लूजन निकलते जा रहा था। याद आया? आप बोल रहे थे सर ये भी कंक्लूजन है, इस स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन है, इस स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन है। याद आया ना? तो पूरे पैसेज का हमें निकालना होता है। तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो एक फंडामेंटल एक्सरसाइज थी, ये उसका एक लेवल एडवांस। ठीक, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज जो आप जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं आप उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। मेन पॉइंट निकालना बताया। दूसरा मैं बोल रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल्स जो दिए होते हैं ना वो जनरली मेन पॉइंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स आप क्यों देते हो? कभी भी एग्जाम्पल आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए देते हो, राइट? तो एग्जाम्पल्स मोस्टली मोस्टली ऑथर का जो मेन आइडिया होगा या तो उसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, मतलब मेन आइडिया के इर्द गिर्द होगा। ठीक है, अपोज करने के लिए भी दे सकता है, ये बोल सकता है कि मेरा ये मानना है लेकिन लोग ये कहते हैं, ऐसी भी बात बोल सकता है वो। ठीक है, राइट, तो ये हो गया। अच्छा, फर्स्ट इट इज द कंक्लूजन तो नहीं था, ये तो हम देख लिए, मेन आइडिया मेन पॉइंट निकाल लिया, यानी वही कंक्लूजन था। इट एक्ट्स एज अ लिमिट टू ऑथर्स मेन कंक्लूजन। ये क्या, ये कौन सी चीज होती पता है? ध्यान रखेंगे, मेरी बातों को नोट करते रहेंगे। इट एक्ट्स एज अ लिमिट टू ऑथर्स मेन कंक्लूजन, यानी क्या हुआ पता है? ऑथर का एक मेन पॉइंट है बट उसमें कोई ड्रॉबैक है, तो सी जो है वो ड्रॉबैक बता रहा है। यानी मैंने बोला ना कई बार एग्जाम्पल्स ऑथर को अपोज करने के लिए भी लिखा होता है, तो उस केस का आंसर उस तरीके का चीज जाती तो हम बोलते हैं इट पुट्स लिमिट टू माय आर्ग्यूमेंट, मतलब मेरे आर्ग्यूमेंट में एक लिमिटेशन है, ये उसको दिखा रहा है। तो वो तो नहीं है, ये तो इन लाइन विथ हिज आर्ग्यूमेंट है कि लोगों को घर जाके वोट देने बोला गया। ठीक। डी, इट इज अ सिचुएशन दैट एक्ट एज अ काउंटर टू पॉपुलर परसेप्शन। बोल रहा है ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पॉपुलर परसेप्शन है, यानी कॉमन जो बिलीफ है उसके अगेंस्ट में ये बोला गया है। आपको क्या पता कि पॉपुलर परसेप्शन क्या है? ये फोकट का ज्ञान नहीं लगाना, ये बाहर का नॉलेज है, ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। आपके जो भी आंसर आप मार्क करोगे वो पैसेज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोला गया होगा, वही मार्क करोगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये पॉपुलर परसेप्शन के अगेंस्ट है। पॉपुलर परसेप्शन क्या है आप बताइए ना? पॉपुलर परसेप्शन, परसेप्शन मतलब नजरिया। पॉपुलर नजरिया क्या है? कौन से पॉपुलर नजरिए की बात कर रहे हो आप? पैसेज में तो कुछ भी नहीं बोला है कि जनरली ये लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, इतना इतना जनरलाइज्ड आंसर कभी नहीं होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन। मैंने चारों क्यों नहीं आंसर है आपको बता दिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन पॉइंट। अपने से पूछ रहा है, मेन पॉइंट अपन ने निकाला है, अब इसको अपन देख के मार्क करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब मुझे सही आंसर दिख रहे हैं।
आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब जब आप लोग खुद से मेरे को पहले भेज रहे थे ना, तो बी भेज रहे थे, फर्स्ट वाले का डी भेज रहे थे, ए भेज रहे थे। आप देखो बेटा 2 का सी है ना, अपन ने तो निकाल लिया है, वोटिंग नॉट वर्क। ये क्यों मार्क करेंगे हम बी, गवर्नमेंट रिफ्यूजल इज इलॉजिकल? या हमारा मेन पॉइंट तो ये है ही नहीं। ये तो नहीं बोल रहा है ना कि गवर्नमेंट को लोगों की सारी बात माननी चाहिए, क्या ये बोल रहा है? गवर्नमेंट को लोगों की सारी बात मानना चाहिए, पैसेज में ये बोला है क्या कि गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू ग्रांट राइट्स टू पीपल इज इलॉजिकल? ये इसे बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड ऑप्शन। जो लोग ठीक से पैसेज नहीं पढ़ते हैं वो वर्ड्स को याद रखते हैं और उसको मिला के एक आंसर बनाते हैं, तो वो गलत होता है। ऑथर को पता, एग्जामिनर को पता होता है, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, वो इस वजह से जानबूझ के ऐसा ऑप्शन सेट करता है, ग्रांट राइट्स वर्ड उठा के डाल दिया, गवर्नमेंट का रिफ्यूजल डाल दिया, तो इसको मिला जुला के एक ऑप्शन बना दिया। क्लास 10th का आरसी होता तो ये आंसर होता, बट ऐसा है नहीं। मेन आइडिया निकालना है बोला है, समझ में आया जिसका गलत है? पे अटेंशन, इतना क्लियरली मैं समझा रहा हूं कि आई डोंट थिंक अगर आप सुनोगे तो आपका गलत होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, इरेज करना पड़ेगा। ओके हो गया दो। अब तीसरा तो बहुत इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन? कौन सी चीज वेरीफाई हो सकती है इनमें से? कौन सा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है? या सो इसका आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इसी को बस वेरीफाई कर सकते हैं और कुछ वेरीफाई नहीं होगा। क्यों इसको वेरीफाई कर सकते हैं? क्योंकि बोल रहे हैं 1992 में हंट को ये पता चला, तो पता कर चल गया उसको तो ये हिस्टोरिकल स्टेटमेंट हो गया, तो ऑब्वियसली दिस कैन बी वेरीफाइड एज यस और नो। दिस कैन बी वेरीफाइड एज यस और नो। ठीक है, क्या हंट ने ऐसा बोला था या हंट ने को ऐसा पता चला था क्या? हाँ या ना में आंसर आएगा। एकदम सिंपल लॉजिक है, आप लोग जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं। आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये पूछना है अपने आप से, क्या इसका एब्सोल्यूट यस और नो में आंसर आएगा? क्या अगर है तो फैक्ट, नहीं है तो ओपिनियन। सेकंड वाला, पीपल डोंट एंगेज इन कलेक्टिव एक्शन बिकॉज डेमोक्रेसी हैज बीन इफेक्टिव, दे एंगेज इन इट बिकॉज इट हैज सीज्ड टू बी रिस्पॉन्सिव। ये तो ऑथर की ओपिनियन है कि लोग डेमोक्रेसी में क्यों जा रहे हैं, इसका इसका कभी पता नहीं, क्योंकि मेरा आंसर अलग होगा, आपका आंसर अलग होगा। ठीक है, सेम यही रीजन सी का भी है। इट इज इजी टू टेल पीपल टू शो अप एट द बैलेट बॉक्स एंड मेक देयर वॉइसेस हर्ड, बट सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट एक्शन इन हिस्ट्री वेर स्पार्क्ड बाय द स्ट्रगल। ये वाला पार्ट फिर भी फैक्चुअल है कि क्या ऐसा हुआ था क्या, बट ये वाला पार्ट में नहीं बोल सकता ना कि लोगों को बोलना बोलना आसान है कि ये करके दिखाओ, काइंड ऑफ थिंग। वेरी करेगा, आपको लगेगा नहीं नहीं बोलना आसान है करना भी आसान है, मेरे को लगेगा बोलना आसान है करना मुश्किल है। सो इट्स ऑलवेज रिलेटिव। See what happens is and last wala, that's what we have been doing and nothing has changed. ये कोट्स में दिया है बट पूरा सेंटेंस नहीं दिया है ना। अगर ये ऐसा दिया होता लोग ये कहते हैं तो दिस कैन बी वेरीफाइड एंड वुड हैव बीन अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज सिंपली गिवन एज अ स्टेटमेंट। किसने बोला है वो नहीं दिया, ये वाली लाइन, इस वजह से सिर्फ इस जगह पर ये जजमेंट है, हालांकि पैसेज में वो एज अ फैक्ट यूज हुआ है। ठीक है, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूं, आप लोगों की रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, बट इन जनरल एंड डू नॉट कोरिलेट इट विथ योर स्कूल परफॉर्मेंस। इन स्कूल यू माइट बी डूइंग माइटिली वेल इन द इंग्लिश सेक्शन और द इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। आपके 95% आ रहे होंगे, मतलब अब तो देखो बहुतों के 90 के ऊपर वैसे ही आते हैं, तो आप उससे जज मत करिएगा। आप अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप इन चीजों को कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं थर्सडे को जो सेशन लिया था या फ्राइडे को, उसमें भी ये बात बोला था, फिर से कह रहा हूं,
आपको रीडिंग एप्स एकदम एसेंशियल है इंप्रूव कर। देखिए मेरे को लाइन बाय लाइन समझाना पड़ रहा है, उसके बावजूद हर क्वेश्चन में 2-3 गलत आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, राइट? तो देखो हमारी प्रॉब्लम कहां पर। ओके, एंड अनदर थिंग इज, अगर हमें दिक्कत हो रही हो समझने में, तो आप हर चीज को थोड़ा स्लो कर लो, अपने अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर लो और फिर देखो, ट्रांसलेशन तो आता होगा ना। ठीक है, ट्रांसलेशन में लिंकिंग वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट वाला पैसेज करो। जब बोलूंगा तब आंसर दीजिएगा, आपको 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं अटेम्प्ट करने की। ओके डन, राइट। हो गया क्या सबका, बताएंगे? बेटा आंसर्स मैं आपको फिर से बोला हूं, तनिष्क और अनुष्का, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप लोग जब बोलूं तभी आंसर दें। बेटा मेगा 5 मिनट ज्यादा और चाहिए, क्यों भाई, कहां चले गए थे 5 मिनट? वो भी नहीं दे पाऊंगा, 2 मिनट यानी आप कहीं चले गए थे, वी कांट स्टॉप द क्लास फॉर दैट। ओके, तो 2 मिनट में तो वैसे ही पूरा हो जाता है। चलो ठीक है, चलो फटाफट आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से रीडिंग पार्ट खत्म करो।
ओके, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। अच्छा, आप में से कोई बताओ, कोई मेरे से कोई बताना चाहेगा, अटेम्प्ट करना चाहेगा? सही गलत कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप में से कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? ये क्या बोल रहा है, इसका मेन आइडिया क्या है? एनीबॉडी हु विल लाइक टू अटेम्प्ट, रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट। ओके, मेघा तुमने यस बोला है क्या? ठीक है, ओके, चलो बोलो। So the content is that the law depends on the bureaucrat obedience and the obedience to bureaucrat, but there is no judgment in here. वेरी गुड, वेरी नाइस। जजमेंट भी है, ठीक है। कंटेंट क्या है कि लॉ किस पे डिपेंड करता है वो, और ऑथर क्या बोल रहा है, लॉ जो डिपेंड करता है वो ब्यूरोक्रेट्स पे डिपेंड करता है। बट आई गिव कंप्लीट मार्क्स टू यू बिकॉज तुमने सही मेन आइडिया बता दिया, मेरे को प्रोसेस से मतलब नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है, राइट। तो ये जो शुरू की इतनी सारी बातें लिखा है, देखो इसको कैसे हम पढ़ते हैं। Socrates, while serving on Athenian council, sought to prevent it from making an illegal decision. सोक्रेटिस ने जब एथेंस की काउंसिल में काम करते थे तो उन्होंने काउंसिल को इलीगल डिसीजन लेने से रोका था। जब हम पहली लाइन पढ़ते हैं तो हमें लगता है सोक्रेटिस के बारे में होगा। दूसरी लाइन में जाते हैं, मार्टिन लूथर व्हेन अ काउंसिल कन्वीन्ड बाय द एम्परर दिस टोल्ड हिम टू रिकैंट इज सेड टू हैव डिक्लेयर्ड हियर आई स्टैंड आई कैन डू नो अदर। दो पढ़ लिया मैं, अब मैं तीसरा नहीं पढ़ने वाला। मेरे को समझ में आ गया ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये जो बातें लिखा है ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, ठीक है। क्यों मैंने ऐसे बोला हूं कि एग्जाम्पल है, क्योंकि पहला लाइन पढ़ा मुझे लगा सोक्रेटिस के बारे में होगा। सोक्रेटिस जब काउंसिल में था तो गवर्नमेंट को इलीगल डिसीजन लेने से रोका। दूसरी लाइन मार्टिन लूथर किंग के बारे में कि उसने भी यही काम किया। तीसरी लाइन में देख रहा हूं किसी और के बारे में, इसको मेरे को पूरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना, ये भी वही काम किया हो। फिर चौथी लाइन भी सैली येट्स के बारे में, उसने भी यही काम किया है, होगा। तभी तो सब एग्जाम्पल्स, क्या एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल, सभी चीज को एक ही तरफ पॉइंट आउट करेगी ना। ये बोल रहा है दे ऑल सेड नो, द मोमेंट एग्जाम्पल रुका मैंने देखा, हाँ दे ऑल सेड नो, मतलब सब में कुछ कॉमन चीज बताने की कोशिश कर रहा है। यहां तक मैं पढ़ा तो मुझे लगा मेन आइडिया जो है वो यही है कि कुछ लोग पावर में रहते हैं, गवर्नमेंट को भी ना बोलने की हिम्मत रखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। ईच ऑफ देम for the reasons of principle opposed an order from higher authority. They are exceptional figures in extraordinary circumstances. इन सबके बारे में बोल रहा है, ये लोग बहुत एक्सेप्शनल लोग हैं। अब जैसे ही बोला दे आर एक्सेप्शनल फिगर्स तो मुझे समझ में आ रहा है यानी अब नॉर्मल लोगों की बात करेगा, वही किया वो। येट मोस्ट ऑफ द टाइम यानी नॉर्मल लोगों की बात कर रहा है। फिर भी बोल रहा है ज्यादातर द रूल ऑफ लॉ इज मोर मंडेन। मंडेन का मतलब होता है जो बहुत बोरिंग और डल सा होता है, जो जो आपको डेली दिखता है, रूटीन में दिखता है। द रूल ऑफ लॉ इज मोर कॉमन बोलना चाहिए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ऑफिशियल कैरिंग आउट देयर ऑर्डिनरी ड्यूटीज विद इन द पर्पस ऑफ ऑफिसेज दे होल्ड एंड ऑन सिटीजंस ओबेइंग देम। बोल रहा है रूल ऑफ लॉ सिंपल है, कॉमन जो लोगों को कॉमन ये है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कॉमन चीजें जो होती वो ये कि ऑफिसर्स जो है अपना काम करते हैं, उनको जो काम दिया जाता है उसको फॉलो करते हैं, सिटीजन्स ओबे करते हैं। फिर बोल रहा है दैट इज टू से, यानी बोलने का ये मतलब कि रूल ऑफ लॉ रिलाइज अपॉन ओबीडियंस बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड ओबीडियंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। बोल रहा है रूल ऑफ लॉ डिपेंड करता है ओबीडियंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स में। ये पूरा पैसेज यानी जो लंबी चौड़ी कहानी दिया वो मेन आइडिया के अपोज में थी। अब देखो मैंने बोला ना एग्जाम्पल कभी कभी ऑथर की ओपिनियन के अगेंस्ट भी होते हैं, ये एग्जैक्टली वही पैसेज। ऑथर की पूरी ओपिनियन यहाँ पर है, इनके बारे में भी वो ओपिनियन दे रहा है कि उन्होंने ये काम किया था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, हम भी बात करते हैं ना भाई, उसकी तो बात ही छोड़ दे, वो क्लास का टॉपर है। इन जनरल हम लोग, इन जनरल बाकी स्टूडेंट्स तो वैसे नहीं पढ़ पाते ना, आप इस तरीके की बात करते हो ना, उसकी बात छोड़ दे, वो टॉपर है, वो जीनियस है, आम आदमी ऐसा नहीं कर पाता। एग्जैक्टली उसी तरीके का पैसेज है। 4 एग्जाम्पल दिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के, फिर बोला ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, आम दिनों में तो ऐसा नहीं होता। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं तो यही बताना चाह रहा हूं ना, आम दिनों में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अ नॉर्मल डे। सो दिस इज, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है एग्जाम्पल का तो ये अपोज वाला हो जाता, ठीक है, राइट, ऑथर के मेन आइडिया से अपोज वाला। ओके
मेरा जजमेंट यहाँ पर मेन आइडिया का ये, अगर इसको कंटेंट और जजमेंट में लिखोगे ना, तो कंटेंट है रूल ऑफ लॉ, पैसेज जो है उसका सब्जेक्ट रूल ऑफ लॉ है, ऑथर रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या बोल रहा है वो उसका जजमेंट हमेशा आपको मिलेगा, उसके बिना कोई लिखता ही नहीं है पैसेज। अगर मैं किसी चीज के बारे में अपनी कोई ओपिनियन नहीं लिखूंगा ना, तो बहुत ही बोरिंग पैसेज हो जाएगा। वो हो जाएगा कि जो काऊ के ऊपर लिखते थे ना, गाय हमारी माता है और ये और वो बड़ा बोरिंग हो जाता है, वो उसमें सिर्फ जो सब लोगों को लगता है वो लिखते जाते हैं। ठीक है, तो वो होगा ही होगा। चलो अब फर्स्ट वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैप्चर्स द मेन कंक्लूजन। अब आप देखो, हमें मेन आइडिया डायरेक्टली यहां पर बोल रहा है कि पैसेज में किस लाइन के हिसाब से डायरेक्ट है मेन आइडिया, किस लाइन के हिसाब से डायरेक्ट है मेन आइडिया। मैंने आपको पूरा मेन आइडिया बता दिया है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, उसी चीज को लगाने के बताने के लिए उसने ये लिखा था। नेक्स्ट वाला आराम से करो, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। द ऑथर ब्रिंग्स अप फायरिंग ऑफ सैली येट्स इन ऑर्डर टू हाईलाइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सैली येट्स का एग्जाम्पल उसने क्यों दिया था, कौन सी चीज को हाईलाइट करने के लिए? जरा सैली येट्स का एग्जाम्पल यहां से यहां तक दिया है, आप पढ़ लो। तो राहुल साबू का सही आंसर है और एक दो लोगों का और सही आंसर है, प्लीज माइंड मत करिएगा। तनिष्क का भी नाम मैं देख नहीं पा रहा हूं सबका। ऑब्वियसली राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बट नॉट मेनी पीपल हैव गिवन द राइट आंसर। सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखो बेटा दिया क्या है ना। मोर रिसेंटली द एक्टिंग अटॉर्नी जनरल सैली येट्स वाज फायर्ड after she announced that US Department of Justice would not cooperate in enforcing President Donald Trump's executive order against। तो सैली येट्स को फायर कर दिया क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के एक ऑर्डर को नहीं मान रही थे। आप मार्क कर रहे हो ए, द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज अगेंस्ट द लॉ। कैसे पता आपको अगेंस्ट द लॉ? कहां दिया है पैसेज में कि अगेंस्ट द लॉ? यार मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं तो मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं आप अगेंस्ट द लॉ। ये होती है जबरदस्ती की सोच, आउट ऑफ परव्यू। प्लीज ये गलती मत करो प्लीज। आप में से जितने लोग ए मार्क कर रहे हैं, टेल मी, आपको मैं थोड़ी देर के लिए ठीक, सबको परमिशन है, अगर अभी म्यूट होकर के बोलना चाहो तो आप कर सकते हो। सॉरी, आपको अनम्यूट होने की देना पड़ेगा। या you can unmute and speak those who are saying A, because so many are saying A। क्यों, कहां से लगा भाई लॉ का? अगेंस्ट द लॉ है वो कहां से लगा? आयुष्मान तुम बताओगे? मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं जो मेरे को पता है आंसर देंगे। हाँ बताओ आयुष्मान। In this line, Donald Trump executive order against Muslim immigration means I thought that he has given against the law of Muslims. अच्छा एक From बात that बताओ, line I thought that हम जो सोच रहे हैं, अगर ना वो पैसेज के बाहर सोचना पड़ रहा है तो हमारा आंसर गलत होने की चांसेस ज्यादा है। समझ रहे हो? तुम जो बोले ना Yes, मैंने sir. सोचा वो ये, तो अगर हमें उतना इन्फर करना पड़ रहा है ना, तो चांसेस हैं कि मेरा आंसर गलत है। उसको फर्स्ट लुक में तो मार्क मत करो, आप सारे ऑप्शंस पढ़ो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ए अगर ठीक ठाक ऑप्शन लग रहा है तो मार्क करके आलस में बैठ जाते हैं, इतना कौन पढ़े। इसको दूर करना है। सी देखो, there are situations where people oppose an order from higher authority for reasons of principle। क्या वो चारों एग्जाम्पल इसी बात को बोलने के लिए नहीं दे रहा था क्या? Yes, sir. अब आप जो ए मार्क करके बैठ गए थे, बी सी पढ़े भी नहीं, अब आप खुद देख लो, सी इज अ मच बेटर चॉइस देन ए। डी तो Yes. हो ही नहीं सकता, डी जो भी एक कोई मार्क किया था वो पैसेज ही नहीं समझा है। सैली येट्स शुड नॉट हैव अपोज्ड। क्यों भाई? ये आपने कहां से निकाला? जिसने डी मार्क किया था, मैं ऊपर जाके नहीं देख रहा हूं, ये ज्ञान की बात आपने फिर से कहां से निकाली कि सैली येट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपोज नहीं करना चाहिए था क्योंकि लॉ जो होता है वो ओबीडियंस पे डिपेंड करता है।
ना ही पैसेज में ये टोन यूज हुई है, ना ही ये बात बोली गई है कि इन सबको उनकी बात माननी चाहिए थी, बल्कि इनको तो एक्स्ट्रॉर्डनरी बोल रहा है, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड इन द पैसेज। जिसका गलत था वो मुझे पता है, आकर के सामने जवाब तो नहीं देंगे, बट जस्ट फॉर मी, आई विल नॉट नेम, प्लीज टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। आई विल नॉट मूव, अदरवाइज मैं ऊपर जाके देखूंगा ना। 5 का जिनका डी था, ओके ठीक है, ओके डन। चलो, अब आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट, यानी इनमें से कौन सी चीज जो है वो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वाली लग रही है। बहुत इजी है, वेरी गुड मेघा, हंसजा, तेजल, ऋषिता, रितिका, बहुत बढ़िया। 5 लोगों के सही आंसर आ गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर, चलो ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं जल्दी बता दिया, शायद बहुत लोग पढ़ नहीं पाएंगे, आई एम सॉरी अगर वो हुआ तो, बट आप एक बार देख लो, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा कि बाकी सब है वो किसी और को कोट कर रहा है या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रहा है। ओके ठीक है, चलो अब अगले पैसेज में बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हमें आराम से समझना पड़ेगा, बड़ा बढ़िया पैसेज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्वेश्चंस अब मतलब पैसेज सिंपल है बट क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी पूछे गए, ठीक है।
आप लोग क्वेश्चंस भी तीनों अटेम्प्ट कर लो, आंसर मुझसे शेयर मत करना, अपन पैसेज के बाद सीधा आंसर्स में जाएंगे जब डिस्कस करना। क्वेश्चंस आप तीनों सॉल्व कर लो। ओके ठीक है, तो देखते हैं इसमें। अच्छा, इस पैसेज में बाकियों के मुकाबले, जो हमने दो किए उसके मुकाबले अलग सी चीज क्या लग रही है? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस एज कंपेयर टू द लास्ट टू? आपको अनम्यूट होने की परमिशन है अगर आप बोलना चाहो तो। बस ऐसे कंटेंट वाइज नहीं बोल रहा हूं, ऐसा पढ़ने के बाद बाकी दो से कुछ अलग लगा क्या? बहुत से फॉर्मेट में अलग हो सकता है, कुछ एक आध आप बता सकते हो अगर। Sir, author likes Test cricket more than T20 and one days. वंडरफुल। मेरा क्वेश्चन हालांकि अलग था, लेकिन तुमने एकदम सही चीज पकड़ी है पैसेज के बारे में। मुझे मतलब बहुत कम लोग इसको पकड़ते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो ऑथर की ओपिनियन है। तनिष्क ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला जो मैं देखना सुनना चाह रहा था। इसमें कोई फैक्चुअल चीज नहीं दिख रही है। वेरी गुड तनिष्क। ये पैसेज जो है पूरा का पूरा ओपिनियनेटेड लग रहा है। ठीक है, मतलब एक दो फैक्चुअल लाइंस जरूर है, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि फैक्चुअल लाइंस नहीं है। बाय एंड लार्ज आप अगर पिछला वाला देखो तो उसमें शुरू के 4 एग्जांपल्स फैक्चुअल, उसके बाद ऑथर की ओपिनियन। फर्स्ट वाले में भी उसने एग्जांपल्स के थ्रू बताया था विच वेर फैक्ट। इसमें भी एक आध दो लाइन फैक्चुअल है, जैसे कि ये वाली, कि ये वाला टेस्ट क्रिकेट 1939 में खत्म हो गया, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी कुछ फैक्ट्स दिख नहीं रहे। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, बाय एंड लार्ज ये ओपिनियनेटेड पैसेज है। बोल क्या रहा है? ब्रेविटी एंड क्विक सिल्वर प्रोसेसेस। व्हाट इज ब्रेविटी एंड व्हाट वुड यू मीन बाय ब्रेविटी एंड क्विक सिल्वर? अच्छा चलो, नहीं भी पता है तो फर्स्ट लाइन के कॉन्टेक्स्ट में गेस करो ना, पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। What meaning can you guess about brevity and quicksilver from the first line? Brevity and quicksilver process constitute a raging trend, be Twitter or 2 minutes noodle, 2 minute noodles. Fast, nice बेटा, मैगी को देख के नाइस मत लेके आना ना, नाइस नहीं है, फास्ट बस है। ठीक है, इट्स शॉर्ट एंड फास्ट, उस तरीके की कोई चीज की बात कर रहे हैं ना। ब्रेविटी मतलब शॉर्ट होता है, क्विक सिल्वर मतलब फास्ट होता है। तो बोल रहा है कि जमाना जो है वो ब्रेविटी, छोटा और क्विक प्रोसेस पे डिपेंड हो गया है, भले वो ट्विटर की बात करो या 2 मिनट नूडल की बात करो। इट इज इन सिंक। फिर आगे बोल रहा है ये करंट एरा के सिंक में है, जिस इस एरा में लोगों के अटेंशन स्पैन कम होते जा रहे हैं, टाइम की कमी है। फिर मेन उसमें आ रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट भी इससे नहीं बचा है, उसमें भी ऐसा हो गया है। पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, 5 दिन से ज्यादा का होता था, फिर वो 5 दिन का होने लगा। उसके बाद ये बोल रहा है क्रिकेट के अब 2 रॉकस सिबलिंग आ चुके हैं, वनडे इंटरनेशनल और 2020, जिसमें थ्रिल्स तो बहुत है, भले ट्रांजिटरी थ्रिल्स हो, थ्रिल्स तो बहुत है भले ट्रांजिटरी हो। फिर बोल रहा है ओडीआई एंड T20 देखने के लिए क्राउड एंड स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बट टेस्ट में कोई नहीं आ रहा है। और आईसीसी ने टेस्ट को प्रमोट करने के लिए ये सोच रहा है कि 4 दिन का टेस्ट मैच हो। फिर ऑथर अपनी ओपिनियन दे रहा है, cold logic has trumped relevance and it is a move and this move will destroy the sanctity of test cricket। यानी ऑथर की ओपिनियन है कि 4 दिन का टेस्ट मैच कर देंगे तो इसका रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा। ये बात यहां पर बोल रहा है। ठीक है,
Which one of the following best expresses the main conclusion, author's main conclusion? ना ना ना, ऑथर का मेन कंक्लूजन है क्या? अभी एक बच्चे ने तो बिल्कुल सही जवाब दे भी दिया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। मैंने गलती से सी मार्क कर दिया था, बी है। बेटा आप लोग देखो, आप फिर से कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आर हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। किसने जवाब दिया था वो मेरे को बताओ तो, जो बोला था अभी ऑथर को टेस्ट क्रिकेट ज्यादा अच्छा लगता है, कौन बोला था? अरे जो बोल के बताया था, लड़का बोला था कोई, मी मत बोलो। कौन, तनिष्क बोला था क्या? शायद आई थिंक आयुष्मान से। आयुष्मान बोला था, ठीक है ठीक है, ओके गुड आयुष्मान। तो तुम सही पकड़े थे उसको एकदम। ऑथर को जो चीज पसंद आ रही है वो है टेस्ट क्रिकेट ज्यादा, ठीक है। अच्छा, आपसे आपसे पूछा है ऑथर का मेन कंक्लूजन क्या है इसमें, कौन सी लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन कंक्लूजन, व्हाट इज द ऑथर्स मेन कंक्लूजन? ऑथर का मेन कंक्लूजन ये है कि इतना छोटा टाइम स्पैन हो रहा है कि हर चीज को छोटे करते चले जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट जो 5 दिन का था उसको अब 4 दिन, पहले अनलिमिटेड टाइम का था, 5 दिन का हुआ, अब 4 दिन का हो रहा है। ऑथर उसके बारे में बोल रहा है कि ऐसा करके टेस्ट क्रिकेट की आप सेंटिटी ही खत्म कर दोगे, रेलेवेंसी खत्म कर दोगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ मूव टू क्रिएट विल एंड द सेंटिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। दिस इज हिज मेन कंक्लूजन। अब आप देखो, आप लोग जो ए मार्क करते हो, फिर से वही गलती, अब आप ये गलती अब करना बंद करो। द गेम ऑफ क्रिकेट हैज इवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ 5-day टेस्ट टू ओडीआईज। क्या मतलब हुआ पता है इसका? इस लाइन का मतलब हुआ आजकल 5 डेज का टेस्ट होता ही नहीं, इवॉल्व हो चुका है। जैसे कि वी ऑल हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, आपने अर्ली मैन वगैरह पढ़ा है ना, वी ऑल हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम देम, दे डोंट एग्जिस्ट नाउ, वी हैव इवॉल्व्ड। आप ये मार्क कर रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि अब 5 डे का टेस्ट होता ही नहीं है, अब सिर्फ ओडीआई और टी20 होते हैं। इज दैट व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, दोज हु हैव मार्क्ड ए? मैं सृष्टि अभी 8 में नहीं गया हूं, मैं 7th में ही हूं। जिन्होंने ए मार्क किया था मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या ये चीज दी हुई है क्या कि टेस्ट क्रिकेट अब बंद हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है पूरी तरीके से? इवॉल्व का मतलब आप जानते हैं ना। तो आप लोगों ने अगर ऐसा नहीं दिया है तो क्यों ए मार्क किया? क्या हमको समझ में नहीं आया, या हम हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, क्या हो रहा है? बिकॉज आई डोंट वांट दीज मिस्टेक्स टू गेट रिपीटेड। टेल मी व्हाई वी हैव कमिटेड दैट मिस्टेक। कोई बात नहीं, हमने गलत किया। हम देखो, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि आप क्या सोच के मार्क किए, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये गलत सोच है ना? तो प्लीज टेल मी व्हाट वाज द लॉजिक। नाउ लेट मी पिक अप पीपल, बिकॉज बहुत लोगों ने ये बोला था। तो क्या, कौन है ये? अनन्या राठी, तुम क्यों नहीं बताते कि तुमने क्या सोच के ये बोला था इसका? ठीक, अनुष्का राठी, अनन्या राठी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर क्यों नहीं बताते कि आपने ए क्यों बोला था? आई एम नॉट मूविंग अहेड इन द क्लास, लेट एंटायर क्लास गेट बोरिंग। बेटा देखो, ये गड़बड़ी है ना फिर। आई डिडंट रीड द सेंटेंस प्रॉपरली, तो समझो, हम अपना 4 मिनट पैसेज को देने के बाद सेंटेंस ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो -1.25 होगा। मतलब जिसमें 1 नंबर आना चाहिए था वो भी नहीं आया और नेगेटिव भी कर दिया, 1.25 और 4 मिनट दिया वो अलग। ये गलती कभी नहीं करना, हड़बड़ी मत करो ना, आराम से करो। आप मत दो भले मेरे को आंसर लेट दो, लेकिन आराम से करो, ये वाली मिस्टेक्स मत करो, ठीक है? राइट, ओके। The author's statement of opinion regarding ODIs and T20 is best captured. ध्यान रखेंगे आंसर देने से पहले,
ऑथर ओडीआई और T20 के बारे में क्या सोचता है ये पूछ रहा है। ऑथर के हिसाब से टेस्ट मैच अच्छा है। इनके लिए वो क्या बोला है, रॉकस सिबलिंग्स। रॉकस का मतलब क्या होता है, जो बहुत शोर शराबा करते हैं। रॉकस मतलब होता है शोर शराबा। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दे आर अनप्लेजेंट। They are unpleasant. Author's statement of opinion is that they are not pleasant. Raucous. वो बोला है कि थ्रिल्स है, बट थ्रिल्स जो है वो ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए लिमिटेड। ठीक है, राइट। तो जब भी हमसे स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन ऑथर का पूछे तो ये देखना, किसी भी चीज के बारे में अगर पूछा है कि ऑथर की क्या ओपिनियन है, तो आप देखो वो उसके लिए किस तरीके के एडजेक्टिव्स यूज किया है। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे तो ओडीआई और इसके लिए इसने यूज किया ये वाला एडजेक्टिव, और यूज किया है कि थ्रिल्स, लेकिन थ्रिल्स के साथ बोला है ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी है मतलब शॉर्ट लिव्ड है। तो डेफिनेटली उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो है वो ये है। वो थ्रिल्स तो बस बोल रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता है कि बहुत शॉर्ट टर्म थ्रिल है। आंसर इज बी। चलो नाइन्थ हमें एक अलग तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है कि ये वाली लाइन क्या कर रही है, क्या किस तरीके का काम कर रही है। एनालॉजी का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज से कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ करना, तो दैट इज एनालॉजी। इट इज एक्टिंग एज एन एनालॉजी इन द एंटायर पैसेज। क्यों, क्योंकि ये ट्विटर 2 मिनट नूडल्स को फिर बाद में जाकर के उनको एज एन एग्जांपल दिया और एनालॉजी ड्रॉ कर रहा है T20 और ओडीआई क्रिकेट से। आंसर इज ए। देखो, अपील टू इमोशन क्या है और अपील टू अथॉरिटी क्या है, इस तरीके के ऑप्शन कभी होंगे ही नहीं कि ये अपील टू इमोशन है, अपील टू अथॉरिटी। अपील टू इमोशन क्या है, मतलब आप भावनाओं में आ गए क्या पढ़ के, रोना आ रहा है, बहुत हंसी आ रही है, मतलब अपील टू इमोशन इज दैट, मतलब ओवरवेलमिंग यू विद द इमोशंस। तो वो तो ऐसा है ही नहीं। अपील टू अथॉरिटी यानी किसी ऊंचे इंसान में बैठे, कुछ ऊंचे पद पे बैठे किसी इंसान को अपील कर रहा है क्या, वो भी नहीं कर रहा है। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज, जैसे पिछले वाले में था ना, जनरलाइजेशन क्या था, 4 एग्जाम्पल्स के बाद एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिखा था, ये वाला, दे ऑल सेड नो, दे ऑल सेड नो, जनरलाइज उनके बारे में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं 10 to 12। आपके पास शीट है, आप उसको फॉलो कर लेना क्योंकि ये 2 पेजेस में है यहाँ पर, तो उतना शायद ठीक से दिखे नहीं। आपके ग्रुप में शीट तो है।
ओके जी, पढ़ लिए, क्वेश्चंस बना लिए। एट्रीब्यूट का मतलब ऑथर की ऑथर का व्यू, ऑथर के हिसाब से क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, हो गया, क्वेश्चंस बना लिए क्या? अच्छा, मैं इस पैसेज को क्या समझाने की जरूरत है क्या, कि आपको समझ में आ गया है? सिंपल है। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो नई पोस्ट आई है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं उसको लेकर के कुछ डिजाइन फ्लॉ की बात कर रहा है। CDS जो चीफ डिफेंस सेक्रेटरी है वो बनाए गए हैं, उसको लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में बात कर रहा है। क्या, अब देखिए हर पैसेज को मैं पूरा पूरा समझाऊंगा तो मतलब ही क्या रहेगा। ठीक है, मतलब शुरू में हम समझा सकते हैं बट देन देयर इज नो पॉइंट। डिफिकल्ट पैसेज कम्स, आई एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड, you tell me. So can I go to the questions? This was a simple passage. Okay. तो भैया इसमें फिर से वही काम करते हैं, मेन पॉइंट हम निकाल के बैठ जाते हैं। ठीक है बेटा, मेगा एक आध लाइन में डाउट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको एक मिनट, या एक आध लाइन में डाउट होती है तो कोई बड़ी बात नहीं होती। दुनिया का कोई भी पैसेज आप पढ़ लोगे ना, जब तक कि एकदम सिंपल नहीं है, 80% चीजें समझ में आएंगी। बट हमें पूरी चीज समझना नहीं है, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है। हम ये निकाल ले रहे हैं तो बात बन जाएगी। तो अब मैं आपको चाह रहा हूं आप लोग थोड़ा ना स्कूल वाले मोड से, स्पून फीडिंग वाले मोड से बाहर आए। ठीक है, मैं भी स्पून फीडिंग ही कर रहा हूं अभी, जो 3-3 पैसेज जिस तरीके से समझाया था वो नहीं होना चाहिए। हम अब ये अपनी एबिलिटी देखते हैं कि क्या हम मेन पॉइंट निकाल पा रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कि नए जो CDS ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उसके बारे में। ऑथर की ओपिनियन क्या है? ये सही नहीं है क्योंकि जो बाकी के 3 इक्वली रैंक्ड ऑफिसर्स हैं उनकी अहमियत कम हो जा रही है और बहुत से रीजन दिया है। तो ऑथर की ये ओपिनियन है, बस इतना हमें करना है। उसके बाद जो भी चीज पूछेगा आप देखना, हम जो कंपोनेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़े उससे रिलेटेड होगा या वोकैब के बेस्ड होगा। ठीक है, राइट। तो चलो बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ऑथर, है ना? पूछ रहा है ऑथर क्या बोलना चाह रहा है आपसे। तो यार सिंपल है ये आंसर फिर आपके लिए। देखो जब भी कभी ऐसा आए ना तो आप समझ लेना वो मेन पॉइंट पूछ रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ऑथर, मतलब मेन उसका आइडिया क्या है। अगर वो प्रेजेंट है तो उसको मार्क करो। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाइस। जो जो नया पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी निकला है उसमें डिजाइन फ्लॉ है और बाकी सर्विस चीफ्स के रोल को कम करेगा। बाकी सर्विसेज के चीफ्स के रोल को कम करेगा, ये नहीं है। द CDS विल नाउ हैव कंप्लीट अथॉरिटी और ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मिलिट्री। नहीं बेटा, मिलिट्री, नेवी एंड एयर सब होता तो कंप्लीट होता। ये सिर्फ मिलिट्री नहीं बोल रहा है, तीनों फील्ड के बोल रहा है ना। हम में से ज्यादातर लोग डिफेंस को सिर्फ इक्वेट करते हैं मिलिट्री से। कितनी बड़ी कमी है ना। ठीक, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ट्रिकी लग रहा है थोड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन करे, बट है बहुत आसान। मैं आपको समझाता हूं क्या बोल रहा है। इस लाइन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लास्ट वाले में हमने किया था, इस लाइन को पैसेज के रिस्पेक्ट में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक एनालॉजी है, क्या है? यहां पर एक लाइन दी हुई है, बोल रहा है ये लाइन क्या है? कॉजल आर्ग्यूमेंट। कॉजल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कॉजल आर्ग्यूमेंट मतलब जिसमें लॉजिक होता है वैसा आर्ग्यूमेंट, यानी लॉजिक दे रहा है किसी चीज का। क्या ये किसी चीज का लॉजिक दे रहा है?
आर्ग्यूमेंट का लॉजिक दे रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। बी बोल रहा है आर्ग्यूमेंट है लेकिन उसमें एक एनालॉजी है, यानी आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कोई एग्जाम्पल या एनालॉजी दे रहा है। क्या इसमें कोई एनालॉजी है? लास्ट वाले में एनालॉजी थी, क्या इसमें कोई एनालॉजी? एनालॉजी मतलब कंपैरिजन ऑफ टू अनरिलेटेड थिंग्स। लास्ट वाले में अनरिलेटेड थिंग्स का कंपैरिजन था, ट्विटर, 2 मिनट नूडल्स, ओडीआई एंड T20। ये नहीं है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, यानी कोई ऊंचे पद में बैठा हुआ इंसान का आर्ग्यूमेंट दिया है क्या? ये तो ऑथर अपना आर्ग्यूमेंट दिया है, ये भी नहीं है। इंडक्टिव जनरलाइजेशन, यानी जनरलाइज कर रहा है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। वो कॉज एंड इफेक्ट जैसी चीज बता रहा है, ऐसा होगा तो क्या होगा? कॉजल आर्ग्यूमेंट। ट्वेल्थ का बताइए। देखो पूछा क्या है, वी एक्सपेक्ट दैट एज CDS टेक्स ओवर ही विल बी एबल टू इंटीग्रेट अवर मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशन टास्क। अच्छा एक चीज बताओ, ऑथर CDS के अगेंस्ट में कि फेवर में? अगेंस्ट। अगेंस्ट में। तो फेवर में भी है, कुछ लोग बोल रहे हैं फेवर में है, कौन बोल रहा है? सब अगेंस्ट वाले हैं क्या? जल्दी से यस और नो में जवाब दें चैट बॉक्स में। ठीक, तो ऑथर अगेंस्ट में, ये वाला स्टेटमेंट तो CDS के फेवर में लिखा हुआ है। We expect that CDS takes over, he will be able to integrate our military strategies and operational tasks। बोल रहा है CDS जैसे ही आएगा हमारी सारी मिलिट्री की स्ट्रेटजीज और ऑपरेशनल टास्क इंटीग्रेट हो जाएंगी, ऐसा कह रहा है। तो ऑथर तो इसके अगेंस्ट में ही होगा। आपसे पूछा है ऑथर के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से इससे क्या होगा, मतलब ऑथर का आर्ग्यूमेंट तो हर चीज को लेकर के नेगेटिव है CDS के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसका व्यू क्या होगा? नेगेटिव वाला ही कुछ होगा ना। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है ये इंटीग्रेट वगैरह नहीं होगा, बल्कि सारे क्रिटिकल डिसीजंस जो है वो खुद अकेले सर्विस चीफ ही लेगा। ये दिया कहाँ है, हम वहां भी जाके देख लेते हैं। ये देखो एग्जैक्ट वैसे वर्डिंग्स नहीं दिए हैं। दिस विल इनवेरिएबली एनक्रोच अपॉन द डोमेन ऑफ सर्विस चीफ। और फिर यहां पर देखो, द एडवाइस ऑफ CDS कुड ओवरराइड द एडवाइस ऑफ this on critical tactical and perhaps integral strategical issues। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये ऑथर की ओपिनियन नहीं है बेटा। आप देखो क्वेश्चन समझो, ये सही है, पैसेज के हिसाब से सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है उस पर ध्यान देना जरूरी है। आपसे पूछा क्या गया है उस पर ध्यान देना जरूरी है, इस वजह से ए है। ऑथर क्या बोलेगा आपसे पूछा गया है, ऑथर के हिसाब से क्या होगा अगर ऐसा है, तो आपसे ये पूछा गया है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर अभी खत्म करते हैं। हमने कुल मिलाकर के 4 पैसेजेस किए, चारों अलग अलग तरीके के, और 12 क्वेश्चन में कम से कम 7-8 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हमने किए हैं। आपका आज का टास्क ये होना चाहिए कि इस शीट को फिर से घर में सॉल्व करो, एक जो पैसेज छूटा है उसको भी सॉल्व करो, और इस शीट को फिर से पूरा सॉल्व करो। आपने सही भी किया था तो फिर से करो और देखो बाकी ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं है। बट आई एम सेइंग इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स टाइम फॉर यू टू रिवाइज। आज का आज रिवाइज कर लोगे तो दिमाग में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। और मैं फिर से आपको बोल दूं, क्लैट की एग्जाम इतनी आसान नहीं है निकालना, आईपीएम की एग्जाम इतनी आसान नहीं है निकालना। आपको फोकस रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस डेली टू डेली क्लास हो रही, करते चले जाओ। छोटी सी प्रैक्टिस, क्लास का रिवीजन बोर्ड और अपने नोट्स मेंटेन रखते जाओ। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, राइट? सो एनी डाउट इन टुडेज क्लास, आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड इट। Sir, Yeah. sir, in question 7, 8, 9, in that passage, हाँ, sir, I had doubt in the content. I was making the content and judgment, but mine was not same as yours, and I could not understand it. बताओ तुम्हारा क्या कंटेंट जजमेंट क्या था? So 5-day long test is going away, and because of code logic trumps relevance. हाँ, तो मैंने भी तो वही बोला था ना। Yes, sir, but I thought that the author did not like T20 and OTD. हाँ, But तो हमने तो but वही तो actually बोला। he liked, na? नहीं नहीं नहीं, ही डज नॉट लाइक। हमने तो बोला ना दे आर अनप्लेजेंट, उसे पसंद नहीं है, यही तो बोला था हमने। अच्छा, okay, sir. ठीक है, ओके। या एनीवन एल्स? Thank you, sir. Sir, in the last passage that you told that that author is talking about the drawbacks, I was not able to identify that he was talking about the drawbacks, sir. अच्छा, देखो तो बड़ा वो है ना, देखो अब कितने सारे ड्रॉबैक्स उसने बताए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से ही, शुरू की लाइन से ही चालू करोगे ना तो हिंट मिल जाएगा। हियर इन लाइज द कॉन्ट्राडिक्शन एंड द डिजाइन फ्लॉ। बोल रहा है यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन और डिजाइन फ्लॉ है, यानी वो किसी चीज की फ्लॉ बता रहा है। क्या फ्लॉ है वो इस लाइन में बता रहा है। As Secretary of DMA, that CDS is tasked with facilitating the restructuring of military commanders. उसका जॉब क्या है बता रहा है, लेकिन फिर बता रहा है इससे होगा क्या, नेगेटिव चीज होगी। This will invariably encroach upon the domain of service chiefs, यानी कि मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर ये हावी हो जाएगा। एक नई पोस्ट जो बना दी गई है सीडीएफ की, चीफ डिफेंस सेक्रेटरी की, वो इन तीनों के ऊपर हावी हो जाएगा। फिर और भी चीजें बोलते जा रहा है कि द सीडीएस would outrank the 3 service chief, even though theoretically all are 4 stars. चारों के चारों 4 stars है, लेकिन फिर भी जो सीडीएस है वो इन सबके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं सारी चीजें जो होगी, सारी बातचीत जो होगी मिनिस्ट्री के साथ, वो सीडीएस के जरिए होगी। ठीक है, जो डाउट पूछे थे उन्हें समझ में आया Yes, sir. कि नहीं आया? अच्छा ना, ये यस सर बड़ा अनकन्विंसिंग था। Yes, sir. आ गया, अच्छे से आ गया। देखो आपको शायद पता है कि नहीं पता क्या हुआ है, 4-5 साल पहले ये चीज हुई है। आप आई होप पता हो, स्कूल्स में इतना तो पढ़ाए हो। 3 जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं नेवी के, मिलिट्री एंड एयर फोर्स के, पहले ये तीनों जो है वो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, अभी एक सीडीएस बना दिया गया है, चीफ डिफेंस सेक्रेटरी। हु इज द चीफ डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? एनीवन? वेरी क्विकली जनरल नॉलेज क्वेश्चन देखते हैं। बिपिन रावत। सॉरी, बिपिन रावत। वेरी गुड, बिपिन वेरी रावत। गुड, वेरी गुड, बिपिन रावत। या वंडरफुल। तो बिपिन रावत इज द चीफ डिफेंस सेक्रेटरी। ये पोस्ट बना दी गई है 3-4 साल पहले, कभी की बात है। वो इस पोस्ट में क्या हुआ, ये बोला गया कि सीडीएस भी इक्वली रैंकिंग ऑफिसर है, इक्वली रैंकिंग ऑफिसर है, लेकिन
अगर नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इससे बात करे और ये आगे जाकर के डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करे। तो ऑटोमेटिकली बोल रहा है यार ये तो डिजाइन फ्लॉ है ना। आप एक तरफ बोल रहे हो चारों इक्वली रैंकिंग ऑफिसर है, बट इनको बोल रहे हो सारी बात ये करे, सीडीएस करे। और सीडीएस का टास्क ये है, अच्छी चीज ये है, सीडीएस का टास्क ये है कि वो नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स के बीच तालमेल बना करके चले। मतलब कभी भी वॉर हो तो तीनों चीजों का कंट्रोल किसी एक के पास है। बट बोल रहा है इक्वल रैंकिंग ऑफिसर भी, तो वो बोल रहे हैं, ये ऑथर बोल रहे हैं ये डिजाइन फ्लॉ है। ठीक है, उसके बारे में ये पैसेज। Sir, what is the meaning of gratification? 7 to Gratify 9 करना मतलब passage. किसी को संतुष्ट करना। ग्रेटिफाई, मतलब प्लीजिंग समवन, satisfying someone, that is gratification. Yes, sir. ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक अच्छा वर्ड है सोफिस्ट्री, इसका मतलब भी बता देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि शायद मेघा ने इसी लाइन का मीनिंग पूछा होगा, लास्ट बोला। सोफिस्ट्री का मतलब क्या होता है पता है? ऐसा लॉजिक जो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में फॉल्स लॉजिक है, दैट इज सोफिस्ट्री। बोल रहा है सोफिस्ट्री इज बीइंग एम्प्लॉयड टू सजेस्ट दैट द सेक्रेटरी वुड बी इन चार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड डिफेंस सेक्रेटरी वुड लुक आफ्टर डिफेंस ऑफ द रेल। मतलब सोफिस्ट्री मतलब एक गलत लॉजिक यूज किया जा रहा है। सोफिस्ट्री इज फॉल्स लॉजिक। ठीक, चलो देन वी स्टॉप हियर। आप लोगों का स्कूल कल से खुल रहा है, सुनो। Yes, 11 sir. हाँ, तो बढ़िया है, जाओ स्कूल थोड़े दिन। ओके, बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक्स, बाय।